नमस्कार साथियों, आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं। विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं। तो जब यहाँ पर विपरीत आए और जोड़ा आए तो उसको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील कहते हैं। एलील को क्या कहते हैं हिंदी में? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। ठीक है, मैंने इसे टॉपिक को क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, जब एक संतान को एक जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं। वैसे संतान का जो जनक का क्रॉस जनक से होता है, नर का क्रॉस है वो मादा से होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति जिसमें संतान का क्रॉस जनक से कराते हैं उसको कहते हैं क्या? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को हिंदी में कहते हैं प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण। इसी प्रकार से एक संकरण और है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? जो पहली पीढ़ी है उसका क्रॉस कराते हैं किससे? जो अप्रभावी जनक है, अप्रभावी है, उससे कराते हैं, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं और हिंदी में उसको परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया जो रोग है वह होता है। तो हीमोफीलिया जो रोग है उसमें क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में कभी भी अगर चोट लग जाती है तो उसमें जो रक्त का जो बहना है वो बंद नहीं होता है। तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है, उसके कारण होता है काफ़ी रक्त का नुकसान हो जाता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। उसका कारण यह है कि उसमें जो रक्त को जमाने वाले जो तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। इसके अलावा और कहाँ पे कमी हो जाती है? हीमोफीलिया रोग में एक्स जो गुणसूत्र है उस पर एक जीन आ जाता है हीमोफीलिया का। तो इस जीन के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। गुणसूत्रों की कमी के कारण भी रोग होते हैं, आगे आपको पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई तरह से उसको पूछा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, इसका अर्थ है मनुष्य में जब संतान होती है तो नर होगी कि मादा होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इस क्वेश्चन को हम कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो किस गुणसूत्र द्वारा होता है? तो मनुष्य में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र वाई गुणसूत्र के कारण ऐसा होता है। वाई गुणसूत्र के कारण संतान है वो नर या मादा होगी, क्योंकि जो पुरुष होता है उसमें जो शुक्राणु है वो दो प्रकार के शुक्राणु है। एक एक्स प्रकार के शुक्राणु है, एक वाई प्रकार के शुक्राणु है। तो वाई प्रकार के जो शुक्राणु है वो जिम्मेदार होते हैं नर या मादा होने के लिए। तो मनुष्य में जो संतान के होने के लिए संतान नर होगी कि मादा, उसमें पुरुष जिम्मेदार है, नर जिम्मेदार है, महिला जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? मेंडल ने 3 नियम दिए, मेंडल ने नहीं दिए, मैंने बता चुका हूँ। मेंडल ने 3 नियम दिए, उसके अलावा भी कुछ और नियम हैं जिनके अनुसार हम चैप्टर नंबर 5 को देख रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता उनमें से एक नियम है, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए हमें प्रभाविता का जो नियम है उसको समझना पड़ेगा। प्रभाविता का नियम मेंडल का पहला नियम है। प्रभाविता का नियम मेंडल का पहला नियम है। उसमें कहा जाता है कि जब नर और मादा का जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान बनती है उसमें जो गुण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षणों के कारण प्रकट होते हैं। इसका मतलब है उसमें से जो एक गुण है वो प्रभावी रहता है तथा दूसरा जो गुण है वो दब जाता है और वह प्रकट नहीं हो पाता है, उसको अप्रभावी कहते हैं। तो उसमें एक गुण प्रभावी होता है तो उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन अगर वो गुण पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाए तो उसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ऐसा कहाँ होता है? एक पौधा है जिसका नाम है, अजीब सा नाम है, मिराबिलस जलापा। इस पौधे को एक इंटरेस्टिंग नाम और दिया गया है, 4 o'clock, 4 बजे, सुबह 4 बजे यह पौधा खिलता है, खुलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है 4 o'clock।
अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का F2 पीढ़ी में अनुपात क्या होगा। एक संकर क्रॉस है वह क्या होता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए क्रॉस को कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए क्रॉस को कहते हैं एक संकर क्रॉस। F2 पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी में इसका जो अनुपात होगा वह होगा क्या, 3:1। 3:1 ये कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा मुझे समय चाहिए और जगह भी चाहिए जो कि नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में इसको देखूंगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त जो महिलाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। टर्नर सिंड्रोम जो कि एक्स गुणसूत्र के कारण होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 40 की जगह 45 गुणसूत्र हो जाते हैं और गुणसूत्र की स्थिति रहती है वैसे 44 + XX या 44 + XY होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 44 + X0 हो जाती है। इसका मतलब एक X गुणसूत्र कम हो जाता है। तो महिलाओं में एक X गुणसूत्र कम हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 44 + X या X0, तो नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी जीव का फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, साथ में ये क्वेश्चन रहते हैं। जीनोटाइप किसी जीव की जीन के बारे में, गुणसूत्र DNA के बारे में अगर बताया जाए तो उसका जीनोटाइप बता रहे हैं। किसी जीव के जीन के बारे में अगर बता रहे हैं तो उसका क्या बता रहे हैं, जीनोटाइप बता रहे हैं। लेकिन किसी जीव के बाहरी रूप के बारे में बता रहे हैं, रंग रूप आकार आकृति, उसका जो आकार है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसको क्या बता रहे हैं, फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप है किसी जीव का प्रकट गुण है, प्रकट गुण है। इसका मतलब है बालों का रंग, आँखों का रंग जो बाहर से दिखता है, या फिनोटाइप है कोई पुष्प का रंग है, कोई पुष्प सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई पीला नीला कोरा जो भी कुछ है, कोई फली का आकार ऐसा है, बीज गोल हैं, बीज पतले हैं, ऐसे वगैरह हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, फिनोटाइप। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई पुरुष है XY है, महिला XX है, इसका मतलब ये मैं क्या बता रहा हूँ, X जीनोटाइप, जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है ऐसे जीव जिनमें दो समान एलील्स पाए जाते हैं। ऐसे जीव दो समान एलील्स पाए जाते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। XX समान एलील्स हैं, एलील्स हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी। इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। कोई जीव है जिसमें समान युग्मक पाए जाते हैं, समान जीन पाए जाते हैं, उसको कहते हैं समयुग्मजी। अगला क्वेश्चन Y गुणसूत्र है उस पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है। जी हाँ, मानव में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों पर जो Y गुणसूत्र है उसके जीन्स को कहते हैं क्या, होलोएंड्रिक। थोड़ा अजीब सा नाम है, होलोएंड्रिक जीन्स, होलोएंड्रिक जीन्स कहते हैं। होलोएंड्रिक जीन्स Y गुणसूत्र पाए जाने वाले जीन्स का नाम है, तो आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होइए, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट हैं उनको देख लीजिए और जो कॉन्सेप्ट उनको बनाइए और पेपर में अच्छा करके आइए। धन्यवाद।